What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कई बार आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो आप लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को भी कभी भी किसी ऐसे इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हारने वाले का अगर बात करें अपना एक रुतबा होता है। मजाक तो उनका उड़ाना चाहिए जिन्होंने दौड़ में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ रहे हैं आप लोग? एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने कम से कम ट्राई तो किया। एक ऐसा इंसान जिसने ट्राई ही नहीं किया, उसका क्या कर ले? तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों के सामने आएंगे कि जिनका कई बार कई सारे लोग जो है वो मजाक बना देते हैं, पर लेकिन ये नहीं पता रहता कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है अपनी लाइफ में किस तरीके के पेन से, किस तरीके के दर्द से गुजर रहा है। तो कभी भी लाइफ में किसी का मजाक मत बढ़ाना। अगर आप लोग इस तरीके से किसी का मजाक उड़ाओगे तो इस बात की गारंटी है कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मुकाम जरूर आएगा जब आप लोगों का मजाक बनेगा। ये चीजें अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग चीजों को देख पाएंगे कि ये साइकिल होती है, घूम फिरकर आप लोग के पास में आएगी। आप लोग जैसे आप लोग अपना विचार रखेंगे ना, ऐसी चीजों को आप लोग अपनी साइड को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की तरीके से भी आप लोग देखते हैं। जो आप लोग का दिमाग है, जिसके बारे में आप लोग अगर अच्छी चीजें सोचेंगे कि हाँ मेरा दिमाग काफी अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों के पास में मैं रहता हूं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, मुझे सारी चीजें याद रहने लगी है, तो आप लोग अच्छा अच्छा सोचना स्टार्ट कर देंगे। पर लेकिन अगर इसके अपोजिट में आप लोग जाएंगे, अपने दिमाग को बोलेंगे यार पता नहीं मुझसे कुछ याद ही नहीं रह पाता है, मुझसे उठाई नहीं जाता है, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती है। आप लोग की बॉडी का सिस्टम ना, पूरी मशीन जो है वो इसी तरीके से सेट कर देगा कि जो जो चीजें आप लोगों ने बोली है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप लोग अपने माइंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप लोगों को अपने माइंड को क्या सिग्नल देने हैं, आप लोगों को अपने माइंड को किस तरीके से ट्रीट करना है। आप लोग खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो दूसरा आप लोगों की क्या इज्जत करेगा? तो सबसे पहले इंसान को अपनी खुद की इज्जत करनी चाहिए और सबसे ज्यादा उसको खुद को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इस बॉडी के साथ में 24 घंटे आप लोगों को रहना है। और अगर इसी बॉडी को आप लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब अपने को आप लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। और अगर अपने आप को आप लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं तो 2 मिनट दूसरों से मिलोगे, 2 मिनट उन्हें इज्जत देकर करोगे भी क्या उस इज्जत का? 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। रहना तो अपने पास ही है ना, और खुद की इज्जत कर नहीं रहे हो तो इतना डिप्रेशन रहेगा कि लाइफ में कभी उस डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फील करना स्टार्ट करो, अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करो, कुछ मोटिवेशन चीज के साथ में स्टार्ट करो, जो काम करना आप लोगों को पसंद है उसके साथ में स्टार्ट करो, और उसके बाद में अपना लाइफ को आगे बढ़ाते चलो। और हर एक दिन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि इस तरीके से कि यार ये दिन ही है, बस सारा कुछ कुछ इसी में से निकालना है। तो इस तरीके से अगर टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, 3 महीने के अंदर अंदर लाइफ चेंज ना हो जाए तो मुझे बता देना। और 3 महीने अभी बचे हुए आप लोगों के पास में, शानदार तरीके से इसको लेकर चलो। 2 वीडियो आती है, अगर 2 वीडियो आप लोग देखोगे तो इस बात की गारंटी देता हूं करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। इसी के साथ में एक रिवीजन वीडियो आती है, उसको आप लोग देखते रहिए, कोई भी टेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इन वीडियो में इतनी सारी चीजें कवर की जाती है, टोटल जो भी आप लोगों को जिनकी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज इन वीडियो के अंदर कवर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा, क्विज देखेंगे बिल्कुल टकटकी लगाकर, जिसमें क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन है, एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के बारे में। ये रिसाइकलिंग डे है, आप लोगों को बचपन की याद दिला देगा। उन्हें था कि बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, या फिर बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन ने पहन लिए, तो वो रिसाइकलिंग होती है। एक तरीके से एक ने यूज कर लिया फिर दूसरा उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को रिसाइकिल करके इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है। 18 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को बताना है इसकी थीम क्या है अब की बार की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया कि ये सेटअप किया जाएगा? हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, यानी कि हमारी जो औषधियां हैं, उनको किसके ग्लोबल सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है सिनाबुम। ये माउंटेन जो है, इसमें अभी एक एक्टिव वोल्केनो फटा। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो माउंटेन है वो कहां पर है, किस कंट्री में है और किस आइलैंड पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, 75% जो पूरी पृथ्वी के ऊपर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटते हैं, लगभग 450 के करीब वोल्केनो, ये लोकेटेड कहां पर है, इसको क्या बोलते हैं? और ये अभी यूपीएससी मेंस के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोगों को ये बताना है। और जो ये बोलते हैं इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर पूरी अर्थ के, अगर आप लोग अर्थ को यानी भूकंप के बारे में बात करें तो लगभग कितना प्रतिशत यहां पर अर्थ के भूकंप भी देखने को मिलते हैं, यानी कि 75% तो यहां पर ज्वालामुखी फटते हैं। और आप लोग ये बताना है कितने प्रतिशत यहां पर अर्थक्वेक आते हैं। चलिए ऑप्शन देता हूं इसके बारे में। यहां पर आप लोग बोल सकते हैं 60 या फिर 70 या फिर 80 या फिर 90, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भूकंप आते हैं उसका कितना प्रतिशत इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, ये आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी यहां पर
3E यानी कि E3 यानी कि बात की जा रही है एनर्जी एफिशिएंसी और एंटरप्राइज। ये एक सर्टिफिकेशन देने की बात की गई है जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि जो भट्टे नहीं होते जो ईंट बनाते हैं उसको यहां पर ये सर्टिफिकेट देने की बात की जा रही है। तो कौन सा मंत्रालय है जो यहां पर ये काम कर रहा है? एक कंट्री है जिसके द्वारा अभी पहला यानी कि पहला यहां पर स्पेस मिलिट्री जो एक्सरसाइज करने की बात की जा रही है, जिसका कोड नेम जो रखा गया है, इनका एक सैटेलाइट था जिसका नाम था यहां पर अस्त्रिक, तो इसके नाम पर कोड नेम रखा गया। तो कोड नेम क्या है ये आप लोगों को बताना है। और ये सैटेलाइट इनके द्वारा कब लॉन्च किया गया था, ये आखिर क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए आज के डेट में हमारी कंट्री के दुनिया भर के सैटेलाइट है स्पेस के अंदर में। पता चला कल को चाइना के साथ में लड़ाई होगी, चाइना ने हमारे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना कि हम भी उसको रिप्लाई कर सकें। तो इसी के चलते पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर आप लोग रिप्लाई करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कभी किताब उठाकर देखी नहीं और एग्जाम में जाकर बैठ गए और भाई साहब 100 में से 100 नंबर मार दिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तार तुक्का मार मुक्का इतना काम नहीं करता है। वो एक अलग बात है कि पता चला उस दिन उन्हें कहते हैं कि सात सरस्वती आप लोगों के दिमाग में बैठी है और सारे जो भी लगाए तुक्के भी सारे सही बैठ गए, तो एक अलग बात है, पर लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस की जा रही है, इसको एक्सरसाइज बोलते हैं बेसिकली, जिसका नाम क्या है सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। फ्रांस जो है ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्पेस पावर है। दो कंट्री कौन सी है जो सबसे इससे ऊपर बैठती हैं, उनका नाम आप लोग बताइए। अभी हमारी कंट्री को पार्शियली फ्री बोला गया, जैसे नॉर्मली फ्री कंट्री बोलते हैं ना, तो पार्शियली यानी कि आधा फ्री है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से लोगों को अपना काम नहीं करने देती है, कोई भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अंदर एक फ्रीडम हाउस है, उसके द्वारा फ्रीडम हाउस के द्वारा डाउनग्रेड किया गया इंडिया की जो रैंकिंग है। तो इस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है। क्यों अभी यहां पर ये न्यूज में? क्योंकि अभी हमारी कंट्री को इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोला गया है। ऑटोक्रेसी मतलब एक तो होती है डेमोक्रेसी, जनता का रूल, ऑटोक्रेसी होती है यानी कि कोई भी एक तरीके से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे चाइना के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, चाइना में एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ऑटोक्रेसी को एक तंत्र भी बोल सकते हैं, यानी कि एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी कंट्री को चलाने की कोशिश कर रही है। तो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी थी पहले, तो उसको हटाकर इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में इंडिया को डाल दिया गया है। कौन से नंबर की ये रिपोर्ट अभी आई है जो कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करी है, और स्वीडन का जो वी डैम इंस्टीट्यूट है वो इसको तैयार करता है। इसका टाइटल क्या दिया गया इस रिपोर्ट का? तो कई सारे रिपोर्ट जो है इंडेक्सेस है वो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग इनका आंसर दे पाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे से आप लोग यहां पर कई सारी चीजें जान पाएंगे। और काफी अच्छा लगा कल देख के जिस तरीके से आप लोग मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उठ रहे हो, ठीक है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे उठना स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो एग्जाम भी पास में आ रहा है, तो आप लोगों का अंदर का डेडिकेशन भी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से बस जोश बनाए रखिए यार, फिर सारी चीजें पैटर्न में होती है आप लोग को नजर आएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और देखिए जो भी चीजें पढ़ाता हूं ना, एक बार लेक्चर को सुनने के बाद में एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लिया कीजिए। वो नहीं कहते कि कुछ तो मैं ही पढ़ा देता हूं, स्टार्टिंग में एक बार रिव्यू दे दिया, फिर लेक्चर डिस्कस कर लिया, बाद में एक रिव्यू दे दिया, कल वाला रिविजन करा दिया। आज का लेक्चर अभी सुनकर एक बार रिकॉल कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक सर ने कवर किए हैं, एक बार बैठ के उसको, तो फिर आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के बारे में बात की जा रही है। 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कूड़ा निकालो कूड़े वाला है। कूड़े वाला बेसिकली वो नहीं होता है, वो तो सफाई वाला होता है, बेसिकली उसको सामान को लेने आता है। कूड़े वाले तो हमें, क्योंकि कूड़ा हम लोगों ने फैला है, ठीक है। तो ये 18 मार्च को सेलिब्रेट किया था प्रमोट करने के लिए, ताकि रिसाइकल किया जा सके बहुत सारी चीजों को। जैसे मैंने भी आप लोगों को उदाहरण दिया था कि बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए, तो ये एक तरीके से चीजें क्या है, आप लोग उनको फिर से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को यूज करने की बात यहां पर की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रीयूज सामान किया जा रहा है तो वो एक तरीके से उसको नहीं ढंग से यूटिलाइज करना सामान को। और यहां पर अगर बुद्धिज्म के अंदर आप लोग जाओगे तो उनके ये माना जाता है कि कपड़ा अगर कोई यूज कर रहा है, तो पहले कपड़ा था, एक पेंट थी, पेंट को बाद में उसको उखाड़कर उसका एक बेसिकली जो थैला वगैरह बना दिया, थैले से आगे चल के उसको पोछा वगैरह बना दिया, मतलब इस तरीके से वो लास्ट धागे तक उसको यूज करने वाली बात रहती है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि कचरा तो काफी होता है पर लेकिन उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है। तो किस तरीके से रिसाइकिल करना है, जैसे कि घर में से, किचन में से जो कूड़ा करकट निकल कर आता है, जिसको खाद बोलते हैं, बेसिकली कूड़ा करकट नहीं, खाद एक तरीके से जो किचन से निकल कर आता है, ऑर्गेनिक जो बेसिकली खाद निकल कर आता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो अच्छे से रिसाइकिल करके खेतों में उसको यूज किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग हीरोज जो यहां पर बेसिकली नाम दिया गया, हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज, ठीक है। तो अब की बार का ये फोकस एरिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाकी आप लोगों को क्या लगा इसके बारे में, और कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों ने आज तक रिसाइकिल की है कोई ऐसी चीज अगर आप लोगों के माइंड में आ रही है तो बताइएगा जरूर। आगे चलते हैं, यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये भी जो है 18 जो मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे।
हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस, बेसिकली इसको ऑर्डिनेंस बोलेंगे, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो आई नहीं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है ORDNANC, तो तोप बोलते हैं बेसिकली, तोप वगैरह, गोला बारूद, ठीक है। और जो मैं आप लोगों से ऑर्डिनेंस बोला था ये तो है ORDI, ठीक है, DINANC है, तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, उसमें इसमें है ORDNANC, इसको बोलते हैं जो तोप, फैक्ट्री, गोले वगैरह होते हैं। बाकी यहां पर अगर आई आ जाएगा ORDINANC, तो ये जो ऑर्डिनेंस बन जाएगा इसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होता है उसके हाथ में पावर होती है आर्टिकल 1 to 3 के तहत। तो ऑर्डिनेंस, तो इसके बारे में डिफरेंस रखिएगा, या ऑर्डिनेंस, ठीक है, वो होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। और अगर बात करें जो गवर्नर के हाथ में पावर किस आर्टिकल के तहत होती है, यहां पर ये आप लोगों को कई बार बताई है, चलिए फिर से रिवीजन कर लीजिए। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में अध्यादेश जो जारी करने की पावर होती है यहां पर आर्टिकल 1 to 3 के तहत। तो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड है यहां पर, जिसको OFB आप लोग बोलते हैं, तो हमारी कंट्री का वर्ल्ड में 37th पोजीशन है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, ठीक है। अगर सेकंड बात करेंगे तो एशिया के अंदर आएगा आफ्टर चाइना, और इंडिया जो है इंडिया के अंदर तो लार्जेस्ट है यहां पर ये। तो जो OFBB इसको बोलते हैं यहां पर, इसको फोर्थ आर्म ऑफ द डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में इसको फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्स, क्योंकि जो भी हथियार वगैरह, गोले बारूद वगैरह बनाए जाएंगे वही तो हमारी डिफेंस फोर्स यूज करेगी। तो आप लोग कॉमन सेंस भी लगाकर बोल सकते हैं सीधा सीधा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो सीधी सीधी बात है यार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आएगा। तो ORB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये राजनाथ साहब के अंडर में है। आइए पहले कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं, इसके बाद में फिर डिटेल में हम लोग न्यूज देखेंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के द्वारा डिसाइड किया गया स्टार्ट करने के लिए प्लांटिंग कहीं के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे यहां पर। ये सी बकथ्रोन लगाया जाएगा, कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है जो स्टेट के अंदर इस साल के अंदर, यानी कि 2021 के अंदर। सी बकथ्रोन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आप लोग ये सामने यहां पर ये निकल कर आएगा। तो सी बकथ्रोन जो है यहां पर ये प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि ऑरेंज येलो कलर की जो ईडेबल बेरी यहां से निकल कर आती है, जो मैंने भी आप लोगों को दिखाई। और इंडिया के अंदर जो हमारी कंट्री में हिमालयन वाला रीजन है, खासकर अगर बात करेंगे तो लद्दाख और जो स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति वाली बात सुनी होगी ना आप लोगों ने, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। जो यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकली यहां पर जो चारमा, और इसी के साथ में जो इसको चारमा के नाम से पुकारते हैं, बाकी आप लोग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं क्या इसको इसी नाम से पुकारा जाता है, बाकी लाहौल स्पीति के अंदर और ये किन्नौर वाले एरिया में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो हिमाचल, बस बेसिकली हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस और एरिया में ये आप लोग को हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, पर है कहां पर, ये हिमालयन वाले रीजन में। तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। तो ये एक तरीका सर्ब है। तो सर्ब क्या होता है इनको आप लोग समझिए। बेसिकली सर्ब जो होते हैं, जो बेसिकली छोटे पौधे होते हैं, इनको आप लोग सर्ब बोलते हैं, कंपेयर करेंगे बेसिकली हर्ब बोलते हैं। और फिर आगे जो इसका ऑप्शन आएगा उसको सर्ब बोलेंगे, जो इसके मीडियम आते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको ट्री बोलते हैं। तो हर्ब बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाली जो चीजें होती हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं नहीं, उनको हर्ब की कैटेगरी में रखा गया। फिर सर्ब होता है ना तो पेड़ ही होता है, ना छोटा ही होता है ज्यादा, और फिर ट्री होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग माइंड में रखोगे तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हर्ब, सर्ब और ट्री, तो आकार के बेस पर आप लोग इनका एक बार डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट, हाँ कहां पर था, यहां पर आप लोगों ने देखा ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश हमारी कंट्री का। हिमाचल प्रदेश को कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है, चलिए आप लोग ये बताइए, जाकर मैप में निहार लीजिएगा एक बार। मिजोरम के बारे में बात करते हैं। मिजोरम में एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं जू, ठीक है। तो जू इंडिजिनियस पीपल है, यहां पर ये इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं। अब ये ग्रुप जो है इनके द्वारा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनके साथ में उनसे बात, उनको बेसिकली एक तरीके से पिटीशन भेजी है कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूल चल रहा है ना यार, ये मिलिट्री रूल के ऊपर आप लोग सैंक्शन लगाओ, यानी कि एक तरीके से इसको यहां पर रोको टोको, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे आप, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, ये सही नहीं है। तो जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके उसमें कौन कौन आता है, इसमें कई तरीके के ग्रुप के लोग आते हैं, जैसे चिन हो गया, कुकी हो गया, मीजो हो गया, जोमी हो गया। तो ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसको ZORO, जोरो के नाम से आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है फुल फॉर्म, ये है यहां पर जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ZORO। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, चिन, कुकी, मीजो, जोमी, इस ग्रुप के लोग यहां पर आते हैं, जो कि इनके द्वारा भी ये बोला गया कि अगर म्यांमार से कोई लोग अपनी जान बचाकर इंडिया के अंदर आ गए हैं तो आप लोगों को उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर शेल्टर देना है, उनको रिटर्न नहीं भेजना है। अगर उनकी आर्मी बोले कि इनको रिटर्न भेजो तो आप लोगों को उनको रिटर्न नहीं भेजना है, क्योंकि जाते उनका सरकलम कर दिया जाएगा। हमारी कंट्री में ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ऐसा इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं,
क्यों देखिए यार, बॉर्डर हम लोगों ने तो बना दिए हैं, पर लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि बॉर्डर के आसपास वाले जो लोग हैं वो काफी कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ में। हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है लगभग 1643 किलोमीटर का एरिया टच करते हैं म्यांमार के साथ में। तो इसलिए दोनों साइड में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतने के लिए एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे आप लोग देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारा एरिया टच करता है म्यांमार के साथ में। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कनेक्शन रहता है लोगों के साथ में जो बॉर्डर एरिया में एक दूसरे के पास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये बातें बोली गई है। आगे चलते हैं, यहां पर ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोगों से कई सारे मिशन के नाम पूछ ले जाते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटी नासा का एक ये मार्स को एक्सप्लोर करने वाला मिशन था जो रोवर यहां पर भेजा गया था 2004 में। उस टाइम पर जब यहां पर ये स्टडी कर रहा था तो कई सारे स्मॉल स्पेयर इसको देखने को मिले प्लैनेट के अंदर। उनको इसके द्वारा मार्टिन ब्लूबेरी का नाम यहां पर बेसिकली दिया गया। तो ये जो मार्टिन ब्लूबेरी है इसी का एक रिसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया मार्टिन ब्लूबेरी के पास में। फाइंड किया गया पैरेलल ऑन अर्थ, यानी कि जैसा जो वहां से जो बेसिकली उसका जो यहां पर जो बेसिकली प्लैनेट के अंदर जो चीजें देखने को मिलती थी उसी तरीके का यहां पर अभी अर्थ पे भी देखने को मिला है जैसा मार्स पर था। तो उसी की स्टडी करने की बात की जा रही है। प्लानेटरी साइंस डिवीजन ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद के अंदर है, उसके द्वारा यहां पर इसकी स्टडी की जा रही है जो कि कच्छ के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर इसको ब्लूबेरी इन इंडिया, ये मार्स के साथ में सिमिलर कैरेक्टर यहां पर शेयर करते हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। इससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, जब यहां पर इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर बेसिकली जो कंपाउंड है वो है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है जो कि आयरन ऑक्साइड कंपाउंड है, तो ये माना जाता है कि जहां पर हेमेटाइट पाया जाता है तो वहां पर पानी होने के चांसेस हो जाते हैं, और जहां पर एक बार पानी हो गया तो वहां पर जीवन होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसी की एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि मार्स पर पॉसिबल है कि जीवन संभव हो सकता है। तो इसी के चलते कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। अगर सूरज से आप लोग चलेंगे तो सूरज से जो मार्स है वो कौन से नंबर पर आता है, यानी कि अगर सूरज से आप लोग चलेंगे तो जैसे सूरज से चलेंगे तो मरकरी आ गया, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, और फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है अभी नाम ले दिया होता मैंने चलिए कोई नहीं, आप लोग बताइए, इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को दिखा चुका हूं। ये तो छठी की एनसीईआरटी में दे रखा है यार, जियोग्राफी के में, ठीक है। ये तो कम से कम याद आप लोगों को हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया के अंदर सेटअप किया जाएगा, यानी कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनसे रिलेटेड सेंटर यहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी कंट्री में 2014 से लेकर 2023 तक का एम ये है कि कंट्री में इसके बेस पर पॉलिसी बनाई जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। हल्दी का दूध अगर पियोगे तो बॉडी में जो भी आप लोगों का दर्द है वो सारा दूर चला जाएगा, ठीक है। ये कैसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में बचपन से इनको यूज करते हुए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मुझे एक टीचर थे, उनका डायलॉग याद आ रहा है छोटा सा। बेसिकली क्या था, वो स्टार्टिंग से ही गांव में रहे, तो इसके बाद में फिर उन्होंने शहर में शिफ्ट हो गए, तो उनकी शादी वादी हुई तो बच्चे हुए उनके। तो बच्चे होने के बाद में उनके जो बच्चे थे वो शहर में ही रहना पसंद करते थे, गांव में जाना पसंद नहीं करते थे। तो एक बार गांव में गए बच्चे को लेकर, तो उनको पसंद नहीं आया तो फिर से बाहर आ गए। तो जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर मॉल में लेकर जाते हैं, तो मॉल में उनको वहां पर लेकर गए, तो उनको जो स्वीट कॉर्न आते हैं तो वो उनको खिलाए गए, तो वो खाए, उसको बड़ा खुश हुए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि पापा खा के देखो, तो उन्होंने बोला बेटा इन्हीं को खा के हम लोग बड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भुट्टे जो होते हैं हमारे खेतों में उगा करते थे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो आज की डेट की जनरेशन नहीं समझ पाती है, जो थोड़ा सा कनेक्ट रहते हैं गांव के साथ में वो ये चीजें जबकि समझ पाते हैं। तो उसी को अच्छे लेवल पर और डेवलप लेवल पर उसको लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो ये हमारी कंट्री की एक स्ट्रेंथ भी बन सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 4 जो थी ये शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी। आइए अब बात करते हैं डिटेल में जो न्यूज है उनके बारे में। इंटरनेशनल न्यूज है, बड़ी प्यारी न्यूज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं आप लोगों से, मैप बेस्ड भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके अलावा और कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, कई सारे वोल्केनो वगैरह के नाम आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो यहां पर बात करते हैं माउंट सिनाबंग के बारे में। तो ये माउंट सिनाबंग है, अभी यहां पर इंडोनेशिया के अंदर जो सुमित्रा आइलैंड है वहां पर ये फटा, यानी कि एक तरीके से ये कैसा वोल्केनो था जो जिसको ज्वालामुखी आप लोग बोलते हैं। ये ज्वालामुखी एक ऐसा था जो काफी लंबे समय से फट नहीं रहा था। पहले लगभग 400 साल पहले तक नहीं फटा, पर लेकिन अभी 2010 में फट गया, उसके बाद 14 में फट गया, 16 में फट गया, 20 में फट गया और फिर से फट गया। ये क्या हो गया, कंडीशन ही हो गई कि एक डोरमेंट जो वोल्केनो था, डोरमेंट मतलब जो काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, वो फट गया यहां पर। तो ये एक एक्टिव वोल्केनो यहां पर हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण देकर भी समझाया था ना कि एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं, जो मॉर्निंग में डेली उठ रहे हैं, 4 बजे उठकर वीडियो देखते हैं बिल्कुल ताबड़तोड़, ठीक है। डोरमेंट कौन से हैं, जो एक बार उठ गए और फिर उनका मन नहीं किया फिर सो गए, फिर उठ रहे हैं 1 महीने में एक बार, चलो आज देख लेते हैं सर मॉर्निंग में कैसा पढ़ाते हैं फिर उठ गए फिर सो गए, तो डोरमेंट वोल्केनो हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से इनके बारे में याद आप लोग रख सकते हैं।
अगर जो बिल्कुल भी कभी नहीं फटते एक बार फटने के बाद में, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, ये आप लोग बताइए। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ में यहां पर इंडोनेशिया के अंदर जो अभी जो कई सारे जो वोल्केनो फट रहे हैं, उसमें एक का नाम है यहां पर मीरापई वोल्केनो, एक का नाम है यहां पर सेमेरू वोल्केनो। तो ये इंडोनेशिया से ही रिलेटेड है ये वोल्केनो जो मैंने आप लोगों को बताए। ये जो वोल्केनो यहां पर फटा, जो ज्वालामुखी यहां पर फटा, जिसका नाम है सिनाबोंग वोल्केनो, ये लगभग 2600 मीटर ये ऊंचाई पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो लोकेटेड है यहां पर ये नॉर्थ सुमात्रा के अंदर या फिर कारो रेजेंसी। नॉर्थ सुमात्रा आप लोग याद रख लीजिएगा, सुमात्रा जो एरिया है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। यहां पर आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में बात की जा रही है, तो एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। माउंट जो सिनाबोंग है इसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये वोल्केनो फटा। अगर अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर कर एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं, तो अपनी कंट्री यहां पर है और आप लोग इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे तो आप लोग यहां पर इंडोनेशिया को देखते हैं। ये पूरा इंडोनेशिया फैला हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं इसको इंडोनेशिया, तो यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। मैप, जब भी कोई ऐसा मैप सामने आए तो उसको जाकर एक बार मैप में जरूर देखिए। इंटरनेट है, गूगल है, व्हाट्सएप या दूसरी चीजें करने के कंपेयर में अपने माइंड में चीजें रखिए कि यार ये चीजें डाउट में रह गई है, ठीक है। उनको तुरंत जाकर सर्च करो, कहीं पर भी अगर देखनी होती है तो तुरंत आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक्टिव वोल्केनो यहां पर अभी जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक सेकंड, तो ये फटे कई बार, तो इसके बारे में बताया मैंने। अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था पैसिफिक रिंग, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो इंडोनेशिया के लगभग 120 के करीब जो एक्टिव वोल्केनो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आप लोगों से, जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसमें रिंग ऑफ फायर नहीं बोला इसको बोला गया सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो आप लोगों से कंफ्यूजन में डालने के लिए इस तरीके से दूसरे शब्द भी यूज किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं जैसे घर पे बोलेंगे चिंटूर, वैसे नाम देखने को मिलेगा भानु प्रताप सिंह, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो यहां पर एक्टिव वोल्केनो या फिर जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक है इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। और ये ऐसी क्या रीजन है यहां पर जो इसको आप लोग इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो पैसिफिक जो ओशन है ना, उसके आसपास में यहां पर ये अलग अलग छोटी छोटी प्लेट है। तो इन प्लेटों की वजह से यहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे यहां पर आप लोगों के सामने पैसिफिक प्लेट हो गई, कोकोज इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इसी के साथ में यहां पर नाजाका, ये है पर नॉर्थ अमेरिका, फिलीपीन प्लेट्स हो गई। तो कई सारी ऐसी प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से जो यहां से जो रिंग ऑफ फायर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है, जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना ज्योग्राफी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, तो उसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो वोल्केनो ज्वालामुखी फटता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने वोल्केनो फटते हैं उसका 75% वोल्केनो जो है वो रिंग ऑफ फायर में फटता है। दूसरा 90% के करीब जो भूकंप आता है ना पूरी पृथ्वी पर, उसमें से 90 जो पूरी पृथ्वी पर जो भूकंप आता है उसका 90% जो है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहां पर फटते हैं और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भूकंप यहां पर आते हैं, इसीलिए इसको पैसिफिक जो ओशन के अंदर इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा। हमारी कंट्री में अगर बात करें, जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है वहां पर एक आप लोगों को ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। उसका नाम आप लोगों को बताना है। कई बार बीच में उसके बारे में बता चुका हूं, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन पूछूंगा हमेशा वही पूछूंगा जो आप लोगों को पढ़ाए, ठीक है। तो जिस जो कोई पहली बार लेक्चर देख रहा है वो कमेंट जरूर पढ़िए करिए जाकर, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। तो एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करो, एक ऐसा माहौल बना के रखो कमेंट बॉक्स में कि कोई भी आकर देखे तो मजा आ जाए कि वाह इसको कहते हैं पढ़ाई वाला चैनल, ठीक है। तो वो वाला माहौल आप लोगों का होना चाहिए। किसी को बता भी दो एक बार चैनल के बारे में तो उसको लगे कि यार बहुत सही चीज बता दी है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार पता नहीं क्या बता दिया, गलत जगह आकर फंस गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो उसमें से आप लोगों को माहौल बनाना है और कुछ मेरी साइड से, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर नैया पार हो जाती है। आगे चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है आज की डेट में हमारी कंट्री में कई बार आप लोगों ने ऐसे केस देखे होंगे जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस जो होती है फिर अथॉरिटी जो होती है वो गिरफ्तार कर लेती है और बाद में पता चला कि यार गलती से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। वो नहीं कहते कि गलती से मारा गया, सामने वाले की जान चली गई यार आप लोगों को गलती लग रही है। तो अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हमारी कंट्री में कि गलती से गलत लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद में फिर बोला कि गलती हो गई। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 277वीं जो रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके द्वारा बोला कि यह गलत तरीका है। अगर कोई ऐसा आप लोग रॉन्गफुल अगर कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन आप लोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी ऐसे केस में एक ऐसे पर्सन को लेके जाना जो कि उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड नहीं है, फालतू में उसको प्रोसिक्यूट कर देना या फिर उसकी आवाज को सप्रेस करने के लिए कोई और आरोप लगाकर उसको सप्रेस करने की कोशिश करना, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो इंटरनेशनल जो यहां पर कन्वेंट ऑन सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट है, जिसको ICCPR आप लोग बोलते हैं,
इंडिया इसको रेक्टिफाई कर चुका है। तो रेक्टिफाइड करने के बाद में यहां पर इंडिया का ऑब्लिगेशन बनता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इंडिया जो है ऐसी हरकतें न करे, इंडिया के अंदर ऐसी हरकतें देखने को न मिले। समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। इंडिया आज के डेट में ये जो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी या फिर कोई लीगल मैकेनिज्म तो है नहीं कि अगर पुलिस गलती से पकड़कर ले गई तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा माना जाता है कि छोड़कर एहसान कर दिया, छोड़ तो दिया और क्या जान लोगे, अरे भाई साहब उसको पकड़ के ले गए, 2-2 साल ऐसे भी 20-20 साल तक लोगों को जेल में रख रखा है, तो ये इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा, अगले की तो जिंदगी, अगले की तो जवानी बर्बाद होगी। तो एक तरीके से 20 साल जेल में रह के आ रहा है सामने वाला बंदा, तो आप लोग समझ सकते हैं उससे। तो कई बार झूठे केस बनाए जाते हैं हमारी कंट्री में इसी तरीके की हरकतों की वजह से ना, जो आजकल में जुडिशरी है उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ा हुआ है। 40 मिलियन के करीब केस जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जुडिशरी के अंदर में। तो इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया बस करो, अब नहीं झेलेंगे अब तुमको। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक केस निकल कर आया जिसको बोला गया यहां पर बाबलो चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ जो नेशनल कैपिटल दिल्ली वाला रीजन है, एनसीआर वाला, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में केस था। इसमें पूछा गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, यार कोई सॉल्यूशन निकालो वरना फिर हम देखते हैं इसको। यानी कि उसने बोला कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन दो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की कान खुले और गवर्नमेंट को सोचे इसके बारे में। तो लॉ कमीशन के द्वारा 277वीं रिपोर्ट यहां पर निकाल कर लेकर आई और उसने कई सारे रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले तो इसके द्वारा ये बोला कि आप लोग चेंज करो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, सीआरपीसी जिसको आप लोग बोलते हैं, ताकि कंपनसेशन दिया जा सके अगर किसी पर्सन को आप लोग इस तरीके से पकड़कर लेकर आ रहे हैं ना गलती से, जिसको आप लोग बोलते हैं सर गलती से गलती होगी, तो ऐसी गलती करने से पहले 4 बार आप लोग सोचो, क्योंकि सामने वाले की इमेज खराब हो रही है, जेल में चला गया, पड़ोसी तो बोलेंगे कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, जेल में घूम के आया है, ठीक है, तो सामने वाले की इमेज खराब होगी, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। आगे चल के बोलेंगे यार इसका बाप तो जेल में गया था, उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये गलत है, आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर आप लोग कोई ऐसी हरकतें करोगे तो। स्पेशल कोड बनाने हैं ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर कोई ऐसा रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है तो उसका कंपनसेशन उनको दिलाया जा सके प्रॉपर वे में। इसी के साथ में कंपनसेशन का अमाउंट क्या है ये भी यहां पर कोर्ट डिसाइड करे, ताकि अगर कल को पता चला उन्होंने तो ऐसे ही पता चला कि 10-12 हजार रुपए देकर टरका दिया सामने वाले को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10-12 हजार में क्या बिगड़ रहा है, कल को फिर कर देंगे ऐसी हरकतें, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि शानदार तरीके से सामने वाले को लगे कि नहीं करना चाह रही यार, इससे बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए, गलत इंसान को पकड़ के ना ले जाए। तो कंपनसेशन जो है यहाँ पर दोनों तरीके से बोला जा रहा है, पेक्यूनरी भी होना चाहिए यानी कि मॉनेटरी बेसिस पर, और एक तरीका असिस्टेंट भी होना चाहिए नॉन पेक्यूनरी, ठीक है। तो दोनों बेसिस पर ये असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है ताकि इंसान जो है वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ को आगे चला सके, जो आप लोगों ने बीच में आकर रोक दी थी, ठीक है। ये बात की जा रही है इसके बारे में। आगे चलते हैं, यहां पर ये इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। क्या न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है बेसिकली ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ब्रिक यानी कि जो भट्टे पर ईंट आप लोगों ने देखा होगा बनाई जाती है, आज की डेट में तो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाई जाती है, पर लेकिन हमारी कंट्री में ट्रेडिशनल वे यूज किया जाता है ईंटों को बनाने का आज की डेट में भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है एनर्जी इफिशिएंसी एंटरप्राइज, जिसको E3 का नाम दिया गया है। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, इनके जो भी भट्टे हैं, जो भी यहां पर ईंट बनाते हैं, उनको ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र आप लोग इसको बोल सकते हैं दिया जाएगा। तो E3 सर्टिफिकेशन जो स्कीम है यहां पर ये, ताकि जो इफिशिएंसी है, जो एक तरीके से एनर्जी इफिशिएंसी है, उसको आगे लेकर आया जा सके। पता चला फालतू में बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को बर्बाद होने से बचाया जा सके, तो उसके लिए यहां पर एक्रेडिटेशन प्रोसीजर फोकस करेगा यहां पर ब्रिक इंडस्ट्री के ऊपर। ये सर्टिफिकेट जो है यहां पर ये बोलेगा कि ज्यादा आप लोगों को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, एनर्जी बर्बाद करने से बचना है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसके द्वारा यहां पर ये चीजें देखने को मिली कि आप लोग इस तरीके की कोई एक्टिविटी देखो, तो एनर्जी एफिशिएंट जो मैन्युफैक्चरिंग है यहां पर, तो उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा, और जो भी यहां पर एक तरीके से एनकरेज किया जाएगा कस्टमर को कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उसी से यहां पर अपना जो खरीदना है सामान की, जिसको यहां पर ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी कि आप लोगों को बोला जाए कि यार ये वाले दुकान वाले से सामान आप लोगों को लेना है, इसको सर्टिफिकेट मिला है कि जो भी आइटम ये देता है वो अच्छा देता है, किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, या फिर कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं होगी कि उसकी सील वगैरह खुली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को बिल्कुल सही सामान मिलेगा अगर इस दुकान से आप लोग खरीदते हैं, इसके बाद में सर्टिफिकेट है। तो एक तरीके से ट्रस्ट क्रिएट करेगा लोगों के अंदर कि हाँ यार ये सही है, ठीक है। नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से हम लोग मीटें बनाते हैं तो काफी दिक्कत देखने को मिलती है, तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर करने की बात की जा रही है ताकि और अच्छे से हम लोग ईंटें बना सके। इसी के साथ में अगर बात करें जो थर्मल इंसुलेशन है वो भी उसके ऊपर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लो जो डेंसिटी ब्रिक है उनको बेटर थर्मल इंसुलेशन यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। सर्टिफिकेशन अगर रहेगा तो एक तरीके से वॉलंटरी है, हालांकि कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर आप लोग इसको नहीं लेंगे तो आप लोग की जो फैक्ट्री है, आप लोगों का जो भट्टा बंद कर दिया जाएगा, पर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट जरूर डालेगा। क्यों ऐसी बातें बोली जा रही है? सबसे पहले तो अगर ब्रिक सेक्टर के बारे में बात करें, ईंट बनाने वाला जो उद्योग है यहां पर, ये हमारी कंट्री की जो जीडीपी है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 0.7% यहां पर ये इससे कंट्रीब्यूशन आता है निकल का।
पर लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, सीजनल एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बारिश होती है तब लोग ईंटें नहीं बनाते हैं, उसके बाद में ईंटें बनाएंगे तो मिट्टी की ईंटें हैं वो एक तरीके से गल जाएंगी, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो सीजनल भी जो वर्क होता है, ये 1 करोड़ के करीब वर्कर को काम मिलता है जो भट्टे पर काम करते हैं, ईंट बनाने का जो काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो इकोनॉमिक अगर बात करें इन्फ्लुएंस जो है इस सेक्टर का, ये काफी बड़ा है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कुछ भी जैसे कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ईंटे की तो जरूरत पड़ेगी। और इंडिया में अगर बात करें, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट जो ब्रिक प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पर कौन है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ईंटें प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ में अगर अपनी कंट्री बात करें, 2nd लार्जेस्ट ये एनर्जी इफिशिएंसी है, अगर देखिए दूसरी, जैसे कि जो पहले नंबर पर जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हो गया, इसके साथ में स्टील हो गया, इंडियन जो आफ्टर स्टील, ठीक है। तो आफ्टर स्टील जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा मोर देन सीमेंट, यानी कि सीमेंट और यहां पर फिर भट्टे और फिर ये स्टील फिर भट्टे और फिर सीमेंट, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 2nd नंबर पर आप लोगों को नजर आएगा। ब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कंज्यूम करती है लगभग 45 से 50 मिलियन टन ऑफ कोयल, यानी कि कोयले से तो वो ईंटें फिर गर्म की जाती है, कोयला लकड़ी इन सबको यूज किया जाता है। तो कैसे उसको और इफिशिएंट बना सकते हैं, तो उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा बोला गया कि जो बेसिकली इसके द्वारा ये सारी बातें बोली गई कि एनर्जी इफिशिएंट बनाना है भट्टों को। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था 2001 में। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट में एक्ट पास कर कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। जिसको संवैधानिक बोलते हैं उसका मतलब ये कि संविधान में उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या फिर संविधान में संशोधन करके आप लोगों ने ऐड कर दी। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि ना तो उसको पार्लियामेंट में पास किया गया, एक्ट बनाया गया, और ना ही संविधान में संशोधन किया गया, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेंगे। जैसे नीति आयोग हो गया हमारी कंट्री, प्लानिंग कमीशन हो गया, तो ये गवर्नमेंट अपने अंगूठे के ताले रखते हैं इनको, तो इसलिए यहां पर ये इनको एक बेसिकली पार्लियामेंट के थ्रू पास नहीं कराते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में कंफर्म एक तरीके से आइडिया होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या बात की जा रही है, साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड SERB के बारे में बात की जा रही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के द्वारा सेटअप किया गया एक पोर्टल का मतलब एक वेबसाइट बोल सकते हैं आप लोग, जिसको बोला गया यहां पर यह है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, जिसको प्रिज्म का नाम दिया गया, PRISM। तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो भी वेरियस प्रोजेक्ट है यहां पर सर्व, यानी कि साइंस एंड जो इंजीनियरिंग बोर्ड है उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सर्व की फुल फॉर्म तो याद रखेगा आप लोग, यहां पर जो बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको सर्व प्रिज्म के नाम से भी जाना जा रहा है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड हो गया सर्व, और यहां पर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट हो गया प्रिज्म, ठीक है। तो ये इसको बेसिकली पूरा इसका नाम हो गया। हमारी कंट्री में अगर बात करें सब के बारे में, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं उसके बारे में फोकस करेगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्या स्टेटस है, रिसर्च कैसे चल रही है, प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल यहां पर किस तरीके से पब्लिक करना है, पेटेंट क्या है, तो सारी चीजें यहां पर ये प्रोवाइड कराएगा इसके बारे में। हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो साइंस सोसाइटी के साथ में कनेक्शन रहेगा इसका, ताकि और अच्छे लेवल पर चीजों को आगे लेकर हम लोग चल सके। वाटर, एनर्जी, क्लाइमेट के बारे में बातें करेंगे, तो इसी के साथ में साइंटिफिक और सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको भी एक तरीके से समझाने की कोशिश और कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए भी लिंक प्रोवाइड आप लोगों के लिए यहां पर कराया जाएगा। जो साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड है जिसको सर बोला है हम लोगों ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। कौन है मिनिस्टर यहां पर, मिनिस्टर यहां पर हर्षवर्धन साहब, ठीक है। तो 2009 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा यहां पर ये चेयर किया जाता है, तो चेयर किया जाता है यहां पर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उनके द्वारा चेयर किया जाता है। और नेक्स्ट यहां पर जो बेसिकली साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या क्या रिसर्च करनी है उसके लिए यहां पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। हमारी कंट्री में कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई लैबोरेटरी है, कोई रिसर्च सेंटर है, ठीक है, तो उनके लिए, इसी के साथ में अगर इंटरनेशनली भी अगर हम लोगों को कंपीट कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है स्पेस के बारे में, तो स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज अभी यहां पर फ्रांस के द्वारा स्टार्ट की गई है, और फ्रांस जो है इस तरीके की एक एक्सरसाइज करने वाला यहां पर पहली कंट्री बन गया है। तो फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। किस लिए, ताकि इसके सैटेलाइट जो है उनको डिफेंस प्रोवाइड कराया जा सके, कल को इनके सैटेलाइट पर कोई भी किसी तरीके से अटैक करे तो उसको रिप्लाई कर सके। एक्सरसाइज जो है यहां पर इसका नाम रखा गया यहां पर, ये यहां पर ASTR एस्ट्रेक्स, ठीक है। तो ये जो इसका नाम रखा गया यहां पर एस्ट्रेक्स, ये इनका सैटेलाइट था 1965 में पहला सैटेलाइट था जो फ्रांस का, जिसको ASTERIX, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया एस्ट्रेक्स, ठीक है। तो यहां पर ASTER आई हटा दिया, बस एक्स लगा दिया, तो इसके नाम पर इसका नाम निकाल कर लाया गया है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि एस्ट्रेक्स क्या है यहां पर ये, तो ये फ्रांस का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है रिसेंटली अभी, जो कि अपने खुद के सैटेलाइट को डिफेंस प्रोवाइड कराने के लिए इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है।
ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सी कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है इस पर्टिकुलर स्पेस के फील्ड में, तो टॉप नंबर पर तो है यूएसए और दूसरे नंबर पर है चाइना। तो चाइना और यूएसए के बाद में यहां पर फ्रांस आता है तीसरे नंबर पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट एवर अटेम्प्ट यहां पर एक तरीके से जो फ्रांस की आर्मी के द्वारा यहां पर ये फ्यूचर में यूरोप के लिए भी यहां पर आप लोग काफी बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। इसी तरीके की कुछ चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा भी स्टार्ट की गई थी, ठीक है, जो डेवलप्ड एंटी सैटेलाइट जो लेजर वेपन यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में स्ट्रेंथ किया जाता है सर्विलेंस, ताकि जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, ताकि जैसे चाइना हो गए, रशिया हो गए, जिनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, तो उनकी हरकतों को यहां पर कंट्रोल में रखा जा सके। फ्रांस जो है उसके द्वारा न्यू जो यूएस स्पेस फोर्स और जर्मनी जो है ये एजेंसी भी इसमें पार्ट ले रही है फ्रांस के साथ में मिलकर, यानी कि यूएसए भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसी के साथ में जर्मनी भी पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रांस की इस एक्सरसाइज में। आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? 2008 में यहां पर ये OLYMP-K, ठीक है, तो ये रशियन एक सैटेलाइट था यहां पर, जो रशिया के द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया था, रशियन सैटेलाइट अटेम्प्ट कर रहा था यहां पर इंटरसेप्ट करने के लिए। इटली और फ्रांस का रशियन सैटेलाइट उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि जासूसी करने की कोशिश उसकी कर रहा था। तो उस टाइम पर सोचा गया यार इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसी के साथ में यूएसए के द्वारा भी एक्यूज किया गया कि रशिया ऐसी हरकतें करता है, एंटी सैटेलाइट वेपन जो स्पेस के लिए बेसिकली टेस्ट कर रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है। तो 2019 में यहां पर जो फ्रांस है उसके द्वारा फ्रांस स्पेस कमांड बनाएगी, फ्रांस स्पेस कमांड बनाएगी और इसमें बोला गया कि 500 के करीब पर्सनल रहेंगे 2025 तक का। और ये ऐसी टारगेट रखे कैसे यहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना है, ताकि देखिए आप लोगों के पास में बंदूक है, बंदूक इसलिए नहीं किसी को मारना है, पर लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो देखिए बचेगा वो भी नहीं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको डिटरेंस क्रिएट करना। हमारी कंट्री की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसी के ऊपर टिकी हुई है कि पहले छोड़ेंगे नहीं, पहले हम लोग किसी के ऊपर अपना वेपन एक तरीके चलाएंगे नहीं और बाद में हम लोग सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने बेसिकली अपनी पॉलिसी में भी बोला है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिपोर्ट और इंडाइसेस के बारे में बात की जा रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारी कंट्री के बारे में थोड़ी सी एक बुरी खबर आप लोग बोल सकते हैं, खासकर प्रेजेंट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ये बोला गया जब से 2014 से प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर में आई है, तो तब से हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी से इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बन चुकी है। यानी कि हमारी कंट्री में ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की पावर चल रही है और कोई भी नहीं है, ना कोई अपोजिशन, ना कोई मीडिया आवाज उठाने वाला। तो इस तरह की कंडीशन बोली जा रही है। 5वें नंबर की एनुअल जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसको डेमोक्रेसी रिपोर्ट बोला गया है, इसको बेसिकली स्वीडन बेस यहां पर वीडैम इंस्टीट्यूट प्रस्तुत करता है, जिसका टाइटल रखा गया है ऑटोक्राइजेशन गोज वायरल, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ऑटोक्राइजेशन, यहां पर बेसिकली ऑटोक्रेसी नहीं होती है, तो उसके बारे में बेसिकली बोला गया है। और जिसको यहां पर शब्द समझना है, यहां पर हिंदी में इसको निरंकुशता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर निरंकुशता, तो ऑटोक्रेसिएशन जो यहां पर इसको निरंकुशता के नाम से बोला जाता है। तो ऑटोक्रेसिएशन जो बेसिकली गोज वायरल, ये टाइटल है यहां पर रिपोर्ट का, जो कि वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है और इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी का नाम हमारी कंट्री को दिया गया और 5वीं ये रिपोर्ट थी। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। इलेक्ट्रोल जो ऑटोक्रेसी है ये इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री का लेटेस्ट अभी यहां पर ये हमको ये उपाधि दी गई है, जो कि पाकिस्तान के इक्विवेलेंट है। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोली जाती है। इवन हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरी कंडीशन में हमारी कंट्री अभी फिलहाल पहुंच चुकी है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को दबाया जा रहा है, एकेडमिक और जो जर्नलिस्ट हैं उनको ढंग से अपनी बातें नहीं रखने दिया जा रहा है। इसी के साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी काफी लार्ज स्केल पर टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देशद्रोह के चार्ज लगाए जा रहे हैं सेक्शन 124A के तहत, डिफेमेशन के चार्ज लगाए जा रहे हैं सेक्शन 499 के तहत, और काउंटर टेररिज्म के भी यहां पर चार्ज लगाए जा रहे हैं, ताकि जो क्रिटिक हैं यानी कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सप्रेस किया जा सके। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन जो एक्ट है, जिसको FCRA बोलते हैं 2010 का, उसके तहत बहुत सारी ऐसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन थी जो NGO थी जिनको हमारी कंट्री में एंट्री बंद कर दी गई और उनकी फंडिंग बंद कर दी। तो इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहां पर जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है 1967, ये यहां पर काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में, खुद ही की कंट्री के लोगों के खिलाफ यहां पर यूज किया जा रहा है। अगर बात करें इंडिया जो है वो बिल्कुल ब्राजील और तुर्की जैसी कैटेगरी में आ गया है, जो कि टॉप 10 कंट्री है जिनकी रैंक नीचे जा रही है G20 के अंदर। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की सिचुएशन हम लोग जा रहे हैं। आज के दिन में बात करें ग्लोबल लेवल पर यहां पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है डेमोक्रेसी का। बहुत सारी कंट्री ऐसे जैसे अभी म्यांमार के बारे में बात कर लिए, थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी दिख रही थी यहां पर तुनक सी, पर लेकिन अब वो खत्म हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो ये 10 साल में देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो ऑटोक्रेटिक वे में आगे बढ़ती नजर आ रही है। वीडैम इंस्टीट्यूट जो यहां पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च है, रिसर्च जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2014 में
ये बनाई गई थी। जो बनाई गई थी यहाँ पर ये स्वीडिश जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उनके द्वारा बनाई गई थी, जिनका नाम है स्टेफन लिंडबर्ग। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि ये इंस्टीट्यूट का नाम और रिपोर्ट का नाम, बाकी ये एक बार को याद रखिए या ना रखे, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक ऐसी ही रिपोर्ट हमारे लिए अभी प्रस्तुत की गई थी, यूएसए के जो फ्रीडम हाउस है उसके द्वारा हमारी कंट्री को पार्शियली फ्री बोला गया था। नॉर्मली फ्री कंट्री होती है, पर पार्शियली फ्री बोला गया गवर्नमेंट के कंट्रोल में काफी कुछ यहाँ पर ढंग से लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाता है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो 2021 रिपोर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों को अब आइडियाज के बारे में हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो न्यूज है, हालांकि मैंने पहले एक बार आप लोगों से शॉर्ट न्यूज के अंदर डिस्कस की थी, पर लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को एक बार और बता देता हूं ताकि रिवीजन भी हो जाए और लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाओ। अरे हाँ, एक कमेंट आप लोगों का पढ़ रहा था कल, बड़ा ही प्यारा कमेंट लगा। एक बच्चा है जो एनसीसी के कैंप में गई, एक फैमिली मेंबर थी हमारी, तो एनसीसी के कैंप में गई तो उनको एक टॉपिक दिया गया बोलने के लिए। तो वो जो टॉपिक था काफी कम टाइम मिला उनको, वो टॉपिक बेसिकली जो दिया गया काफी कम टाइम दिया गया उसको समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो टॉपिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो उन्होंने वीडियो देखा, जो टॉपिक था वो कंप्लीटली आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो ये ऐसी सी चीजें देखिए, छोटी छोटी ऐसी सी चीजें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। मतलब इससे मुझे समझ में आता है कि कहां कहां किस किस लेवल पर बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो उसी के बेस पर फिर मैं अपनी चीजें जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो कांग्रेचुलेशन, ये निधि शर्मा थी जिनको यहां पर ये प्राइज मिला था, तो काफी अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर जो भी अपना कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी आप लोग स्टार्टिंग से अगर करंट अफेयर के अंदर लगा देते हैं तो आगे चलकर बहुत फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी समझ में आने लगेगी। वरना फालतू में टाइम पास करेंगे यूट्यूब पर बैठकर, तो कुछ अच्छी चीजें उनको सजेस्ट किया करो कि ये देख लिया करो, इससे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा लेक्चर देखो आप लोग, बोलो उनको, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है कि उनसे इंप्रूवमेंट उनकी लाइफ में हो सकता है, वो उनको चीजें सजेस्ट करो जिससे कि वो फालतू की चीजें न देखें। तो ये आप लोग अपने छोटे भाई बहन जो है उनको आप लोग ये चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है ये NIOS, ये पणजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर इसके तहत यहां पर बात की जा रही है एक वेसल, जो कि एक जहाज आप लोग बोल सकते हैं पानी का, यहां पर सिंधु साधना इसका नाम है। इसके द्वारा 3 महीने तक यहां पर अभी लगभग 10,000 न्यूटिकल माइल यहां पर इंडियन ओशन के अंदर रिसर्च के तहत यहां पर आगे काम किया जा रहा है, ताकि जो समझ सकेगी समुद्र का किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। अपने ही तरीका ये प्रोजेक्ट है, अगर किसी की समझ में नहीं आया मैं क्या बोल के चला गया, तो अभी आगे सुनते रहिए, अभी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से आप लोग बाहर स्टडी करते हैं ना, आप लोग पृथ्वी के ऊपर कि अच्छा यहाँ पर खनिज लवण मिल रहे हैं, अच्छा यहाँ पर तो यार सोना मिल गया, यहाँ पर कोयला मिल गया, यहाँ पर यार ये पेट्रोल मिल गया, इसी तरीके से यहाँ पर जब समुद्र के अंदर जाते हैं ना, दुनिया भर की चीजें वहां पर भी मिलती है, तो उसी को स्टडी करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, तो अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जाती है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पर, उसी के साथ में ओशन के अंदर का जो यहाँ पर बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है या जो फिर न्यूट्रिशन जो स्ट्रेस है या फिर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो 3 साल का यहाँ पर बेसिकली इसको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। जो यहाँ पर एवरेज डेप्थ कितनी रहने वाली है जिसमें समुद्र के नीचे जाने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर 5 किलोमीटर नीचे तक जाकर समुद्र के अंदर ये चीजों को चेक करने वाले हैं यहाँ पर ये। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले रीजन, मॉरिशस वाला, पाकिस्तान के आसपास में, या फिर इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट हो गया, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग यहां पर एक बार मैप देख लीजिए। जैसे इंडियन ओशन हो गया ना, तो उसके आसपास वाला जो रीजन है यहाँ पर बेसिकली उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडियन ओशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है ना ह्यूमन के, और फिर समझने की कोशिश की जाती है, उसका जो जीन का मैपिंग पैटर्न समझने की कोशिश की जाती है। ऐसे यहाँ पर जीनोम मैपिंग पैटर्न बनाया जा रहा है ओशन का, इंडियन ओशन का। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी कि क्या इंटरनल जो इकोसिस्टम है यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर क्या इंटरनल इकोसिस्टम है। तो ये जरूर याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO, ये पणजी गोवा के अंदर है, जिसके द्वारा यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्यारा सा आर्टिकल था, पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट की ओर चलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में बात की जा रही है। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है बैम्बो के बारे में। इस बैम्बो को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसको यहां पर ये जो बैम्बो है यहाँ पर, इसको यहाँ पर जायंट थ्रोनी बैम्बो के नाम से भी जानते हैं, इंडियन जो थ्रोनी बैम्बो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्पाइनी, ठीक है, जो यहाँ पर ये SPINY स्पिनी जो बैम्बो के नाम से जानते हैं, या थ्रोनी बैम्बो के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये इसी के नाम है जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनका जो वैरायटी साइकिल इनकी रहती है वो 40 से लेके 60 साल तक आप लोगों को देखने को मिलती है। जो इनका फ्लोर रहता है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली ग्रास फैमिली के साथ में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको पाइसिया फैमिली भी बेसिकली पोइसिया फैमिली भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये फैमिली जो है ये बैम्बो की कैटेगरी में आती है, जिसको यहाँ पर बैम्बोसा बैम्बो या फिर बॉम्बोसा बैम्बो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है,
तो ये अभी न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए क्योंकि यहां पर इनको काफी लार्ज स्केल पर तोड़ा जा रहा है, इनको काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जो वेनार्ड है यहां पर, ये वेनार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर वेनार्ड किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी कंट्री के अंदर? बताइए जरा, देखता हूं कितनों को पता है। तो जा देखें यहाँ पर जो वेनाड है, यहाँ पर ये केरला के अंदर में है यहाँ पर। तो ये माना जा रहा है कि अभी यहाँ पर इसके फूल के चक्कर में काफी इंपैक्ट पड़ रहा है इस पर्टिकुलर जो चीज है इसके ऊपर। तो इसके चलते जो यहाँ पर ये घास की तरीके से जो यहाँ पर रहता है, तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो जानवर जीव जंतु रहते हैं उनको प्रॉपर वे में चीजें नहीं मिलेगी, जो कि दूसरे एरिया से यहाँ पर आते हैं माइग्रेट कर भी, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु से केरला के अंदर आते हैं। फूड की शॉर्टेज रहेगी तो जो जीव जंतु उस एरिया में रहते हैं उनको फायदा नहीं होगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी रिसेंटली ये न्यूज में इसके ऊपर स्टडी की गई। ओके, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इससे काफी कुछ नया सीखा होगा, और जो भी मॉर्निंग में उठकर डेली अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सैल्यूट है। सही तरीके से अपना शेड्यूल फॉलो करते रहिए, और मॉर्निंग में देखिए लेक्चर देखने के बाद में थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी कर ले कीजिए, घूमना फिरना अपना, ये सारी चीजें भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। ठीक है, पढ़ाई नहीं है ओनली, आप लोगों को अपना हेल्थ भी फोकस देना है, और हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हेल्थ से अच्छी कोई वेल्थ नहीं है इस धरती पर। अगर आप लोग हष्ट पुष्ट है तो सही चीजें, वरना अच्छे अमीर पड़े हैं जिनकी बॉडी बर्बाद पड़ी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना हमेशा। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, ग्लोबल जो रिसाइकलिंग डे है उसके बारे में जाना, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के बारे में जाना। 4 शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी डिटेल में अच्छे से। इसी के साथ में हर्ब सब और ट्री में आप लोगों को डिफरेंस बताया। इंटरनेशनल न्यूज में यहाँ पर साउंड जो यहाँ पर माउंट जो सिनाबुंग है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। रिंग ऑफ फायर को डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें करी। नेशनल न्यूज में यहाँ पर रोंगफुल जो प्रोसिक्यूशन किया जाता है उसके बारे में समझा, क्या रिपोर्ट थी, किस तरीके से क्या कंडीशन बनी। जो भट्टे पर ईंटें बनाई जाती हैं उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है ताकि एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। साइंस और जो इंजीनियरिंग बोर्ड है उसके बारे में समझा, ये क्या प्रोजेक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और फायदा क्या है साइंस के जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं इसी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस के बारे में हम लोगों ने समझा अच्छे से। रिपोर्ट में यहां पर इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के बारे में जाना, हमारी कंट्री क्या कंडीशन बन गई है और क्या आज के में सिचुएशन देखने को मिल रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के बारे में जाना, और नेक्स्ट हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर कुछ बातें देखने को मिली। ठीक है, बाकी शानदार तरीके से लेक्चर सुना, और आखिरी तक लेक्चर को देखकर जाया करो। कई सारे बच्चे निकलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि गाड़ी छूट रही है, क्या जा रहा है, सुबह सुबह कहां भाग रहे हो पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो निकलना नहीं होता है, कंप्लीट लेक्चर को सुनकर जाया करो, खासकर रिवीजन तो जरूर देखा करो। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग थीम आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, किसके द्वारा अनाउंस किया गया कि हमारी कंट्री में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाएगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर माउंट सिनाबुंग है ये किस आइलैंड पर और किस कंट्री पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को नाम बताना है क्या है, जिसमें 75% वोल्केनो और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज, जो भट्टे हैं बेसिकली ईंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कोड नेम क्या एक्सरसाइज का जो फ्रांस के द्वारा अभी स्टार्ट की गई है, ये डिफेंस करने के लिए अपनी सैटेलाइट को, ये आप लोगों को बताना है। फ्रांस जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आता है अगर स्पेस पावर के बारे में बात करें। पार्शली फ्री है इंडिया, ये किस रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि फ्रीडम हाउस के द्वारा प्रेजेंट की गई। अगर बात करें वी डैन इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसका टाइटल बताना है। और हमारी कंट्री जो है वो किस कैटेगरी में आ गई है, ये इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में आ गई है, और कौन से नंबर की रिपोर्ट है ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखता हूं कितना याद है, कभी बोला कभी याद किया, तो देख लेते हैं कितना कितना याद किया आप लोगों ने। ठीक है, 100% जो कंप्लायंस पेमेंट की बात की जा रही है मिनिमम वेज और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, तो एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनको ढंग से सैलरी मिल सके। कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जब यहां पर चीफ मिनिस्टर आ गया उसकी एडवाइस से फिर गवर्नर जो है दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। चाइना और कौन सी कंट्री यहां पर इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बना रही है, ये आप लोगों को बताना है। मून के आसपास वाले रीजन में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको नासा बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर बेसिकली जो एक प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है जिसमें नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन यहां पर स्पेस में भेजी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है कि ये टारगेट क्या है, ये चांद के लिए टारगेट है, कब तक का है यहां पर ये। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बात की जा रही है। अनमैन्ड स्पेस का नाम क्या दिया गया, चांद के लिए क्या मिशन है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनका मंगल के लिए जो मिशन था उसका होप था नाम। ठीक है, आगे बात करते हैं मिड डे मील स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये बताना है, कब लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी 100 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ पावर प्लांट लगाने की बात की गई है। ये कहां पर, यहां पर है पिद्दापलाई डिस्ट्रिक्ट, किस राज्य के अंदर है ये बताना है। इंडिया किसके साथ है मिलकर लूनार पोलर जो एक्सप्लोरेशन है यानी कि LUPEX, ये मिशन की बात की जा रही है, और कब तक यहां पर ये मिशन लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन है बड़े ही प्यारे प्यारे, स्कोर जरूर बताया करो यार, स्कोर सुनकर अच्छा लगता है कि कितना आप लोग याद रख पा रहे हो। ठीक है,
तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ये काम जरूर किया गया, स्कोर जरूर बताया कीजिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा बोला गया श्रमिक कल्याण पोर्टल के बारे में, जिसमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो मिनिमम बेसिक वेज है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। आर्टिकल 164 बात करता है कि गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे, यहाँ पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर फिर दूसरे मिनिस्टर। सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, वो किस आर्टिकल में आता है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है, जाकर सर्च कीजिएगा, पॉलिटी के अंदर मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर चाइना और रशिया के बारे में, तो चाइना और रशिया मिलकर यहाँ पर लुनार यानी कि चांद के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल लुनार रिसर्च स्टेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है आर्टमिस, ये आर्टमिस जो है प्रोजेक्ट है नासा का, जो ये चांद के लिए और 2024 में ये चांद पर भेजने वाले हैं। इसी के साथ साथ में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोल रहे हैं कि यार तुम अपना तो लेकर जाओगे, साथ में हमारा भी चिपका लेना यार, तो 2024 में ये भी भेज रहे हैं। इनके मिशन का नाम ये याद रखिएगा, राशिद इनके मिशन का नाम है। मिड डे मील स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, जो पोखरियाल निशंक साहब के अंडर में 1995 में स्टार्ट किया गया था। क्यों न्यूज में थी, ये बोला जा रहा है कि चलिए मिड डे मील तो आप लोग देती हैं, साथ साथ में यार ब्रेकफास्ट भी दे दो बच्चों को, सुबह सुबह खाली पेट रहते हैं बेचारे, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जा रही है, तो तेलंगाना के अंदर इसके द्वारा यहाँ पर सोलर फ्लोटिंग, ये सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग आप लोगों को यहाँ पर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। लुनार एक्सप्लोरेशन जो हमारी कंट्री का मिलकर काम किया जा रहा है चांद के लिए, जापान के साथ मिलकर, और ये भी 2024 में। तो 2024 के सारे मिशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2024 में ऐसा क्या होने वाला है तो देखने को मिलेगा, बाकी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। 2024 तक आप लोग अपनी पोजीशन जो है इतनी बरकरार कर लीजिए कि आप लोग नहीं कि कहीं पर भी खड़े हो तो लगे कि हाँ यार कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी जॉब वॉब लेकर सेट हो जाइए तब तक, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है वो थी द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन, अच्छे से आप लोग देखा कीजिए। और अब जो जिनको टेलीग्राम में डाउट रहता है कि सर टेलीग्राम टेलीग्राम चिल्लाते रहते हैं, आप लोगों को जो पीडीएफ है ना उसके अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है तो वहां से भी आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हैं, पुरानी तो है नहीं, अभी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी शेयर इंक्लूड कर दिया गया। बाकी अगर लगता है आप लोगों को शेयर करने लायक चीजें तो जरूर लोगों तक पहुंचाया करो, किसी न किसी की हेल्प ही होगी, इससे फायदा मिलेगा। और लर्निंग जो है प्राइसलेस है यार, एक तरीके से ये ऐसी चीजें जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। इसका कोई आप लोग तोल भाव नहीं कर सकते, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। फीडबैक जरूर देना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।